हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम हिंदी साहित्य आदिकाल और मध्यकाल का जो हमारा यूनिट 2 है, आदिकाल का राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश और उसकी साहित्यिक पृष्ठभूमि, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य और रासो काव्य तथा लौकिक काव्य के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सो आप इस वीडियो के एंड तक बने रहें। इस समय की जो कविताएं हुआ करती थी वो धार्मिक या वीर गाथात्मक, जो ये टाइम था, ये राजा महाराजाओं का टाइम था। तो इस समय की कविताओं में राजा महाराजा और उनके वीर, उनके शौर्य का वर्णन किया जाता था। लौकिक विषयों पर केंद्रित थी। तो यहाँ की कविताएं, इस समय की कविताएं धार्मिक, वीर गाथात्मक और लौकिक विषयों पर केंद्रित थी। सिद्ध साहित्य में बौद्ध धर्म के वज्रयान संप्रदाय से संबंधित रचनाएं शामिल थी, जिनमें सरल भाषा और प्रतीकात्मक शैली में आध्यात्मिक अनुभवों का वर्णन किया गया था। नाथ साहित्य गोरखनाथ और उनके शिष्य द्वारा रचित काव्य है, जिसमें योग साधना, आत्मज्ञान और भक्ति ज्ञान का समन्वय मिलता है। जैन साहित्य में जैन धर्म के सिद्धांतों, नैतिक मूल्य और धार्मिक कथाओं का वर्णन मिलता है, जो प्राकृत, अपभ्रंश और प्रारंभिक हिंदी में रचित है। रासो काव्य वीरगाथात्मक रचनाएं हैं, जिनमें राजाओं और योद्धाओं की वीरता, शौर्य और पराक्रम का वर्णन किया जाता है। जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि वीरगाथात्मक जो कविताएं होती है उसमें राजाओं और योद्धाओं की वीरता और शौर्य का वर्णन किया जाता है। जैसे पृथ्वीराज रासो और खुमार रासो इस धारा की प्रमुख रचनाएं हैं। वीरगाथात्मक धाराओं की जो प्रमुख रचनाएं हैं वे पृथ्वीराज रासो और खुमार रासो है। लौकिक साहित्य में लोक जीवन, भावनाएं और संवेदनाएं प्रमुखता से अभिव्यक्त हुई हैं, जिसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है और नायिकाओं के सौंदर्य का नक्श वर्णन मिलता है। इस प्रकार आदिकाल हिंदी साहित्य का वह दौर है जिसमें विभिन्न साहित्यिक धाराओं का विकास हुआ है और जो तत्कालीन समाज, संस्कृति और भाषा के विकास को प्रतिबिंबित करती हैं। तो समझ आया होगा आपको, जो आदिकाल है वो उसमें किस किस प्रकार की रचनाएं हुआ करती थी। तो इसके अब नेक्स्ट देखते हैं, आदिकाल का जो राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवेश और साहित्यिक पृष्ठभूमि कैसी थी। तो जो आदिकाल का समय था, जो मैं पहले बता चुकी हूँ कि 10वीं से 14वीं शताब्दी हिंदी साहित्य का प्रारंभिक चरण है, जिसमें तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवेश और साहित्यिक पृष्ठभूमि का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो राजनीतिक परिवेश है, सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद केंद्रीय सत्ता का अभाव हो गया, जिसमें भारत छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया। इन राज्यों के शासक आपस में निरंतर संघर्ष में रहते थे, हमेशा एक दूसरे से आगे निकलने के होड़ में ये राजा एक दूसरे से लड़ते थे, जिससे देश में अस्थिरता और अशांति का माहौल बना रहता था। इसके अतिरिक्त पश्चिम से मुस्लिम आक्रमण ने भी राजनीतिक परिदृश्यों को प्रभावित किया। तो ये जो थी इसके राजनीतिक परिवेश थे, जिसमें हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद की जो दिखाया गया था कि जो भारत है वो छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो गया था और जो ये छोटे छोटे राजा थे ये शक्ति, सत्ता के लिए आपस में लड़ते रहते थे, जिससे जो माहौल था उसमें अशांति बनी रहती थी। तो इसके हम सामाजिक परिवेश देखते हैं। राजनीतिक अस्थिरता के कारण समाज में विघटन और असमानता बढ़ी। तो जब राजनीतिक स्थिति ही किसी देश की ठीक नहीं है तो वहाँ का सामाजिक परिवेश भी कैसा होगा, आप बता सकते हैं। जब राजनीति की स्थिति खराब है तो सामाजिक परिवेश भी खराब ही होगा। तो जो राजनीतिक अस्थिरता के कारण समाज में विघटन और असमानता बढ़ी। सामंतवादी व्यवस्था के चलते समाज विभिन्न जातियों और उपजातियों में विभाजित हो गया, जिससे सामाजिक विकृतियाँ उत्पन्न हुई। नारी की स्थिति दयनीय थी, सती प्रथा जैसी कुप्रथाएं प्रचलित थी और महिलाओं का भोग की वस्तु माना जाता था। तो जो महिलाएं थीं केवल वो भोग विलासिता की वस्तु थीं, उनकी स्थिति समाज में बहुत दयनीय थी और उस समय पे सती प्रथा भी बहुत प्रचलित थी। उसके बाद धार्मिक परिवेश देखते हैं। धार्मिक क्षेत्र में भी उथल पुथल मची हुई थी। वेद शास्त्रों के कर्म कांड और बौद्ध धर्म के बीच संघर्ष चल रहा था। बौद्ध धर्म में तंत्र, मंत्र और मूर्ति पूजा का समावेश हो गया था, जिससे धर्म के वास्तविक आदर्शों से भटकाव हुआ। जनता जागरूक होने और तंत्र मंत्र में विश्वास करने लगी। इसके बाद सांस्कृतिक परिवेश देखते हैं। सांस्कृतिक परिवेश से ये काल विविधताओं से भरा था। संस्कृत भाषा की केंद्रीयता समाप्त हो रही थी और बोलचाल की भाषाओं में साहित्य रचना प्रारंभ हुई। चारण और भाट जैसे कवि युद्ध क्षेत्र में अनुभव प्राप्त कर वीर गाथाओं की रचना कर रहे थे, जिससे वीर रस प्रधान साहित्य का
विकास हुआ। जैसे मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि जो ये काल था इसमें वीर गाथात्मक कविताएं ही लिखी जाती थी, जिसमें वीरों का और राजाओं का शौर्य और उनकी जो उनका मनोबल था, उनकी ताकत थी, उसका ही वर्णन किया जाता, जिसमें वीर रस की प्रधानता थी और कहीं कहीं श्रृंगार रस की भी प्रधानता दिखाई देती है। इसके बाद हम देखते हैं साहित्यिक पृष्ठभूमि। इस काल में ज्योतिष, दर्शन, स्मृति आदि विषयों पर रचनाएं हुई। संस्कृत के साथ साथ प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं में भी साहित्य सृजन हुआ। जैन और सिद्ध साहित्य इसका प्रमाण है। देश भाषा में भी साहित्य रचा गया जो तत्कालीन परिस्थितियों का अभिव्यक्त करता था। वीर गाथा काल में रासो काव्य की परंपरा विकसित हुई, जिससे राजाओं और योद्धाओं की वीरता का वर्णन मिलता है। इन परिस्थितियों में आदिकाल का साहित्य विकसित हुआ जो तत्कालीन समाज, राजनीति, धर्म और संस्कृति का प्रतिबिंब है। तो आपको आदिकाल की सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक परिवेश और साहित्यिक पृष्ठभूमि के बारे में समझ आया होगा। अब आप इस PDF को गो थ्रू करूँगी, इस वीडियो को देखेंगे ना अच्छे से, तो आपको प्रॉपर समझ आ जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य। तो हिंदी साहित्य के आदिकाल 10वीं से 14वीं शताब्दी में 3 प्रमुख धाराएं विकसित हुई। यहाँ पे 10 आएगा, ये गलती से 7 हो गया है, ये 7 हो गया गलती से, यहाँ पे आएगा 10। 10वीं से 14वीं शताब्दी से 3 प्रमुख साहित्य धाराएं विकसित हुई। सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य। सिद्ध साहित्य था जो वज्रयान परंपरा के सिद्धाचार्यों द्वारा रचित है, जो मुख्यतः अपभ्रंश भाषा में दोहे और चार्य पदों के रूप में उपलब्ध है। सिद्ध ने अपनी साधना का लक्ष्य ज्ञान के बजाय अनुभूति को माना और तंत्र से प्रभावित साधना पद्धति का अनुसरण किया। तो जो उनकी रचनाएं तत्कालीन समाज की कुरीतियों, विशेषकर ब्राह्मणवादी आडंबरों का विरोध करती हैं और सहज साधना मार्ग का प्रचार करती हैं। प्रसिद्ध सिद्ध कवियों में सरहपा, शबरपा, लुहिपा और कढ़हपा शामिल हैं। तो ये सिद्ध साहित्य है जो वज्रयान परंपरा के सिद्धाचार्यों द्वारा रचित हुआ। इसमें अपभ्रंश भाषा में दोहे लिखे जाते हैं और इसमें जो है तत्कालीन समाज की कुरीतियों पर रचना की गई थी। इसके बाद है नाथ साहित्य। नाथ साहित्य भगवान शिव के उपासक नाथ योगियों द्वारा रचित है, जिसमें गोरखनाथ प्रमुख हैं। ये साहित्य हठयोत्र और तंत्र साधना पर केंद्रित है, जिसमें गुरु की महिमा, योग साधना और मनोविकारों की निंदा की गई है। नाथ साहित्य में नारी निंदा का उल्लेख मिलता है, पर गृहस्थ जीवन की उपेक्षा दृष्टिगोचर होती है। प्रमुख रचनाओं में गोरखबाड़ी शामिल है। उसके बाद जैन साहित्य देखते हैं। जैन साहित्य जैन धर्म के आचार्यों द्वारा रचित है, जो मुख्यतः प्राकृत, अपभ्रंश और प्रारंभिक हिंदी में उपलब्ध है। इस साहित्य में अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य जैसे जैन धर्म के मूल सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया गया है। जैन धर्म में कथाएं, चरित्र और धार्मिक उपदेशात्मक रचनाएं शामिल हैं, जो नैतिक मूल्य और आध्यात्मिकता पर बल देती है। प्रसिद्ध जैन कवियों में हेमचंद्र, जिनसेन और विद्याधर शामिल हैं। इन तीनों धाराओं ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और धार्मिक, समाज और सांस्कृतिक परिवर्तन को प्रतिबिंब किया। इसके बाद हम रासो काव्य देखते हैं, जो 8वीं से 14वीं शताब्दी में विकसित एक महत्वपूर्ण काव्य धारा है, जिसे वीर गाथा काल भी कहा जाता है। इस साहित्य का मुख्य उद्देश्य वीर रस को ओतप्रोत काव्य रचना करना था। वीर रस के ओतप्रोत, वीर रस, जिसमें राजाओं, योद्धाओं और वीर पुरुषों की वीरता, शौर्य और पराक्रम का वर्णन किया जाता था। प्रमुख विशेषताएं: वीर गाथात्मकता। रासो काव्य में वीर रस की प्रधानता होती है, जिसमें युद्ध, शौर्य और पराक्रम का विस्तार से वर्णन मिलता है। उसके बाद जो है वो है दरबारी साहित्य। अधिकांश रासो कवि दरबारों से जुड़े चारण या भाट होते थे, जो अपनी आश्रयदाताओं की प्रशंसा में काव्य रचना करते थे। दरबारी साहित्य में जो कवि दरबार में रहते थे, अपने महाराजा की प्रशंसा करते थे, उनकी शक्ति, उनकी उत्साह का वर्णन, अतिशयोक्ति, उसमें वो बहुत अतिशयोक्ति अलंकार का उपयोग करते थे। अपने जो राजा की साहस का वर्णन बहुत बड़ा चढ़ाकर किया करते थे, ताकि राजा उनसे खुश हो जाए। उसके बाद है भाषा और छंद।
तो काव्य मुख्य डिंगल भाषा में रची, जिसमें रासक, दोहा, ना, टोटक, छप्पे, कवित, सवैया आदि छंदों का प्रयोग होता है। अलंकार, इन रचनाओं में अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया जाता है। प्रमुख रासो काव्य है पृथ्वीराज रासो, जो चंद्रबरदाई कृत है। उन्होंने लिखा ये काव्य पृथ्वीराज चौहान की वीरता और प्रेम कथाओं का वर्णन करता है। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई द्वारा लिखित है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की वीरता और प्रेम कथाओं का वर्णन है। खुमार रासो दलपति विजय कृत, ये दलपति विजय द्वारा लिखा गया है। ये काव्य मेवाड़ के राजा खुमार की वीरता का वर्णन करता है। वीसल देव रासो, ये नरपति नालाह द्वारा रचित है। ये काव्य अजमेर के राजा वीसल देव के शौर्य की कथा का वर्णन प्रस्तुत करता है। आल्हा खंड जागनिक द्वारा लिखा गया है। ये काव्य ये महोबा के वीर आल्हा के उदल की वीरता की गाथा है, उनका वीरता की वर्णन करता है। रासो काव्य परंपरा ने हिंदी साहित्य में वीर रस की स्थापना की और समाज में वीरता, शौर्य और राष्ट्रभक्ति की भावना को प्रोत्साहित किया। इस साहित्य ने तत्कालीन समाज का मूल्य, आदर्शों और सांस्कृतिक परिवेश को प्रतिबिंबित किया। तो जो रासो काव्य है, उन्होंने वीर रस की स्थापना और समाज में वीरता, शौर्य और राष्ट्रभक्ति की भावना को बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ाया। उसके बाद हम देखते हैं लौकिक साहित्य। तो जो लौकिक साहित्य है, जिसे प्रकीर्णक साहित्य या लोक साहित्य भी कहा जाता है, हिंदी साहित्य के आदिकाल 8वीं से 14वीं शताब्दी में विकसित एक महत्वपूर्ण धारा है। ये साहित्य राजाश्रय और धर्माश्रय से मुक्त होकर लोकाश्रय में पुष्पित और पल्लवित हुआ, जिसमें लोक जीवन, भावनाओं और संवेदना प्रमुखता से अभिव्यक्त हुई हैं। तो जो लौकिक साहित्य है वह धर्म से दूर, राजा की शौर्य से दूर होकर ये लोगों की बात करता है। ये लोकाश्रय में से पुष्पित है। ये इसमें लोक जीवन की भावना और संवेदनाओं को प्रमुख रूप से वर्णित किया गया है। तो इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो है स्वांत, सुखाय सृजन। लौकिक साहित्य कवियों द्वारा अपने आत्मिक आनंद के लिए रचा गया, न कि राजाओं या धार्मिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। साहित्य कवियों की सहज अभिव्यक्ति का परिणाम है। स्वांत, सुखाय सृजन, इसमें कहा गया है कि जो ये काव्य जिस भी कवि ने ये लिखा है, उसने अपनी संतुष्टि, अपने आत्मिक आनंद के लिए लिखा है, ना कि किसी राजा को खुश करने के लिए या फिर किसी धार्मिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये उसने रचना नहीं की है। उसके बाद है लोक मानस से अपलावित। इस साहित्य में लोक जीवन की भावनाएं, संवेदनाओं और सांस्कृतिक गरिमा का सजीव चित्रण मिलता है, जो सामान्य जन अपनी भावनाओं को प्रतिबिंबित करता है। लोकमानस, इसमें लोगों की भावनाएं होती हैं, जो उनकी संवेदनाएं, जो भी लोगों के जीवन में चल रहा है उसको प्रतिबिंबित इस लौकिक साहित्य में किया गया है। लौकिक साहित्य या लौकिक काव्य में संयोग और वियोग का सरस चित्रण। लौकिक साहित्य में श्रृंगार रस दोनों पक्षों, संयोग और वियोग का सुंदर वर्णन हुआ है, जो पाठकों को भाव विभोर करता है। नख शिखर वर्णन परंपरा का प्रारंभ। इस साहित्य में नायिका के सौंदर्य का नख शिख वर्णन मिलता है, जिसमें नारी की सहज श्रृंगार से लेकर मानसिक सौंदर्य तक का चित्रण किया हुआ है। इसमें केवल जो महिलाएं हैं महिलाओं का बाहरी सौंदर्य का नहीं, मानसिक सौंदर्य का भी चित्रण किया गया है। प्राकृतिक चित्रण, प्रकृति का आलंबन और उद्दीपन रूप से में सुंदर चित्रण इस साहित्य की विशेषता है, जो श्रृंगार रस की तीव्रता को बढ़ाता है। गैता और संगीतात्मकता, भाव प्रणवता के कारण इस साहित्य में गैता और संगीतात्मकता का समावेश है, जिससे ये और भी आकर्षक बन जाता है। बोली और परिष्कार, लौकिक साहित्य में तत्कालीन बोलचाल की भाषा का प्रयोग हुआ है, जिससे जन सामान्य के और निकट आती है। तो जो ये वाले काव्य लौकिक साहित्य, इसमें जो लोक भाषा में साहित्य को लिखा गया है, जिससे ये जन सामान्य के अत्यंत करीब पहुंच जाती हैं। तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो हैं ढोला मारूरा दुहा। ये रचना ढोला और मारू की प्रेम कथा का वर्णन करती हैं, जिससे वियोग और संयोग दोनों का सुंदर चित्रण है। वसंत विलास, इसमें वसंत ऋतु और स्त्रियों पर उसके प्रभाव का मनोहरी चित्रण श्रृंगार रस से परिपूर्ण है। उसके बाद ये है राउलवेल, ये गद्य
ये गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य है जिसमें नख शिक वर्णन की परंपरा का प्रारंभ हुआ। विद्यापति की पदावली मैथिली भाषा में रचित इन पदों में संयोग श्रृंगार का अनुपम चित्रण है, जैसे विद्यापति के अभिनव जयदेव कहा गया है। लौकिक साहित्य ने हिंदी साहित्य में लोक जीवन, भावनाओं और संवेदनाओं की प्रमुखता दी है, जिससे ये साहित्य जन सामान्य के और निकट आया और उनकी भावनाओं को सजीव चित्रण प्रस्तुत हुआ। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि जो लोक साहित्य, जिसमें आप इसके शब्द में ही देख सकते हैं लोकों का आ रहा है। लौकिक साहित्य जो है लोक जीवन से संबंधित है, इसमें लोगों की समस्याओं, उनकी संवेदनाओं का वर्णन किया गया है। आइए हम निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष आदिकाल हिंदी साहित्य का प्रारंभिक चरण है, जिसमें धार्मिक, वीर कथात्मक और लौकिक विषयों पर आधारित विविध साहित्यिक रचनाओं का विकास हुआ। इस काल की रचनाएं तत्कालीन समाज, संस्कृति और भाषा के विकास को प्रतिबिंबित करती हैं, जो हिंदी साहित्य के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। तो आपको ये समझ आया होगा। तो आपको आदिकाल की राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवेशों को समझ आया होगा। सिद्ध साहित्य, नाच साहित्य और जैन साहित्य। तो जैसे लौकिक साहित्य है वो लोकों से जुड़ा है। राजो साहित्य में वीर गाथात्मकता अधिक पाई जाती है, इसमें वीरों का वर्णन होता है। आदिकाल प्रारंभिक चरण है साहित्य का। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।